तो दोस्तों एडिटोरियल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 12 जुलाई 2017। तो आज के एडिटोरियल में हम देखेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि पेंट द यूनाइटेड कलर्स ऑफ इंडिया। तो पूरी तरीके से राजनीतिक लेख है, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, इसमें वो बीजेपी के बारे में बता रहे हैं कि बीजेपी ने क्या क्या किया है, कम्युनल वायलेंस को भड़काया है, इत्यादि इत्यादि। और इससे कोई ख़ास हमें नहीं मिलता है मुद्दा। और मेरे ख्याल से बेहतरीन लेख होता अगर इसमें ये लिखा होता कि देश में किस प्रकार से सांप्रदायिक परिस्थितियां बदल रही हैं, उसको किस प्रकार से सुधारा जाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, तो हमारे काम का होता है। ठीक, हालांकि अखबार है, इसमें बहुत कुछ छपता रहता है, हमारे काम का इसमें कुछ भी नहीं है। और उससे संबंधित जब कोई दूसरा लेख आएगा जिसमें कि उन सारे कारणों पर चर्चा की हुई है विशेष तरीके से, तो हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पे ये पूरा भाजपा के विरोध में लेख लिखा हुआ है, हमारे काम का नहीं है। अगला यहाँ पे है लेख, उसका नाम है टफ टाइम्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि दे दूँ कि पिछले एक साल से लगातार कश्मीर में जिस तरीके की स्थितियाँ चल रही हैं, तो उससे बहुत बुरे हालात पैदा हो गए हैं पूरे कश्मीर में। और अब विचार करने की आवश्यकता ये है कि भविष्य में कश्मीर में कौन सी नीति, कौन सी पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए ताकि वहाँ पे शांति कायम हो सके। ठीक, क्योंकि आखिरी मकसद यही है कि कश्मीर में सब कुछ वैसा ही हो जाना चाहिए जैसा कि एक साल पहले था। ठीक, तो वो सारी चीज़ें फिर से रिस्टोर हो सकें, सब कुछ अपने पुराने स्थिति में पहुंच सके, तो उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा विचार किया। हालांकि ज़्यादातर जो लेख है तो वो पुरानी घटनाओं पर आधारित है कि पहले क्या हुआ 2013 में, 14 में कितने लोगों की मौत हुई इत्यादि, तो डाटा है पूरा, उसमें ज़्यादा नहीं जाना है। जो विश्लेषणात्मक बात है उसमें आते हैं। लिखा हुआ है, The spike in militant activity has coincided with increased street protest, public mobilization to help militants escape security operation। यानी कि अब इस समय ये देखा गया है कि जो वहाँ की पब्लिक है, जनता है, तो वो भी जो मिलिटेंट हैं, जो उग्रवादी हैं, उनके साथ मिल गई है। और यही वजह है कि जो हमले हो रहे हैं, तो इस समय हमले अचानक से नहीं होते हैं इधर उधर से, कई बार वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट के साथ जुड़े होते हैं। अर्थात एक तरफ प्रोटेस्ट हो रही है और एक तरफ से हमले होते हैं, और जब आर्मी उन पे एक्शन लेना चाहती है तो लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो स्ट्रीट प्रोटेस्ट, पब्लिक मोबिलाइजेशन, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक जगह इकट्ठा हो जाना। और इससे लिखा हुआ है कि टू हेल्प मिलिटेंट्स एस्केप सिक्योरिटी ऑपरेशन, ताकि जो उग्रवादी हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन से, कार्रवाइयों से बच करके भाग सकें। एंड इंटिमिडेटरी टैक्टिक्स सच एज बर्निंग द स्कूल टू ब्रिंग नॉर्मल लाइफ टू द स्टैंड स्टिल। और इसके अलावा कुछ ऐसी घटनाएं भी आजकल वहाँ लोग कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल में आग लगा देना इत्यादि इत्यादि, ताकि जहाँ पर शांति भी है तो वहाँ पे क्या हो जाए, वहाँ पे झगड़ा फैल जाए। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं तो उनको रोकने के लिए प्रयास करने होंगे। तो लिखा है, दिस साइकिल कैन ओनली बी ब्रोकन थ्रू कोहेरेंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड आउटरीच बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू फोस्टर कॉन्फिडेंस। यानी कि ये कहा गया है कि इसको किसी एक तरीके से नहीं निपटाया जा सकता, ना तो पूरी तरीके से सेना के ऑपरेशन द्वारा निपटाया जा सकता है, ना पूरे तरीके से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप करके। ठीक, क्योंकि कोई एक आप अगर स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो दूसरी तरीके से कमज़ोर रहे। यानी कि अगर आप केवल ताकत का जोर अपनाएंगे तो बाकी लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा सरकार के प्रति। ठीक, और अगर आप केवल कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश करेंगे, ताकत का जोर नहीं लेंगे, तो सामने से मिलिटेंट्स आक्रमण करते रहेंगे, आप मरते रहेंगे और आपकी सुरक्षा और कमज़ोर हो जाएगी। तो दोनों काम एक साथ करने हैं कि इधर से थोड़ा सा दबाव भी बने और उधर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में ले, अपने भरोसे में ले, ताकि जो टेंशन है, जो तनाव है, वो कम हो सके। लिखा है, रिड्यूस टेंशन ऑन द स्ट्रीट, ताकि जो गलियों में, सड़कों में तनाव है वो कम हो जाए। अगला है, द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट नीड्स टू सेट अप इट्स रिस्पॉन्स टू न्यू रियलिटी। यानी कि जो सेना है तो उसके लिए आवश्यक है कि जो नई परिस्थितियां हैं, नई वास्तविकताएं हैं, उनके हिसाब से प्रतिक्रिया दे। अर्थात जो पुरानी प्रतिक्रियाएं अभी तक देते आए थे वो, कि जैसे आपने देखा कि एक आदमी को जीप में बांध करके सेना ने लोगों की भीड़ के बीच से गुजारा ताकि हमला न हो इत्यादि इत्यादि, उसकी आलोचना वगैरह हुई। तो ये कहा गया कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं तो अब उनसे हट कर जो न्यू रियलिटी है, नई वास्तविकताएं हैं, तो उनके हिसाब से रिस्पांस देना चाहिए। यानी वैसा रिस्पांस अब नहीं देना चाहिए। अगला लिखा है, द क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग नीड्स टू बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेडिशनल ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज़। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी हमले के लिए, तो वो है इंटेलिजेंस की कमजोरी।
यानी कि अगर कोई भी हमला हो रहा है तो इसका मतलब सीधा है कि आपका जो खुफिया तंत्र है उसको नहीं पता है कि हमला कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है। और अभी जो अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ तो वहाँ पे भी इंटेलिजेंस की कमजोरी ही नज़र आई। हालांकि उनको सूचना थी, फिर भी जो गड़बड़ियाँ हुई वो नहीं पता, लेकिन इंटेलिजेंस की कमजोरी हर जगह हर हमले में कहीं ना कहीं मौजूद होती है। तो ये कहा गया है कि कश्मीर में इंटेलिजेंस के लिए, खुफिया तंत्र को विकसित करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जो पारंपरिक रूप से लोगों को मुखबिरों के माध्यम से वो कार्य किया जाता था उसको किया जाए, और टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ अर्थात जो वर्तमान में तकनीकियाँ, प्रौद्योगिकियाँ हैं, उनका इस्तेमाल करके भी आज की तारीख में हमको इंटेलिजेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि विभिन्न जगहों पे आप सीसीटीवी कैमरा लगा दें, माइक्रोफोन लगा दें, इत्यादि लगा दें, ताकि जो गतिविधियां हैं वहाँ पे मिलिटेंट्स की, आपको उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश की है लेखक ने। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है ओमिनस रिट्रीट, यानी कि अशुभ वापसी। तो है क्या कि हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, बॉन्ड मार्केट संबंधित है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि सारी दुनिया में जो बॉन्ड मार्केट हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं, ठीक। और उनके कमज़ोर होने की क्या क्या वजहें हैं और उसे क्या क्या असर होंगे, तो उसके बारे में आपको जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारा आंकड़ों का खेल यहाँ पे दिखाया हुआ है, उस पर आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको ये बता दूँ कि जहाँ पे आपका दिया हुआ होगा RBI इकोनॉमिक्स की किताब में, तो वहाँ पे आप जाकर के देखिएगा कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, खुले बाजार की प्रक्रिया है, वो क्या है, बॉन्ड मार्केट क्या है, इत्यादि इत्यादि, ठीक। और यहाँ पे दो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति, और एक है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि संकुचित होती मौद्रिक नीति। तो आपको यहाँ पे जानना सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जब किसी भी देश में विस्तारवादी मौद्रिक नीति होती है, अर्थात ढीली मौद्रिक नीति होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में पैसे का प्रवाह इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और उस वजह से क्या होता है, ढीली मौद्रिक नीति से उसमें जो बॉन्ड की प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं और इंटरेस्ट रेट जो हैं, ब्याज की दरें जो हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक। अब ये देखा जा रहा है कि सारी दुनिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी चल रही थी अभी तक, तो वो लूज मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही थी, जिसकी वजह से बॉन्ड के रेट बढ़ रहे थे। अब वो अपने अधिकतम स्तर पे पहुंच चुके हैं और अब ये देखा जा रहा है कि अब उसमें और ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, अब वो कम होगा, वो पीछे की तरफ लौटेगा। यानी कि दुनिया भर के जो बॉन्ड मार्केट हैं वो कमज़ोर होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक हैं तो वो क्या करने वाले हैं, अपनी अपनी मौद्रिक नीतियों को कड़ा करने वाले हैं, टाइट करने वाले हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो बॉन्ड मार्केट है वो धीरे धीरे हो सकता है कि अगले कुछ समय के लिए कमज़ोर हो जाएगा। तो आपके लिए जानना ये महत्वपूर्ण है कि मॉनेटरी पॉलिसी का बॉन्ड मार्केट पे क्या असर पड़ता है। बाकी इसमें जो लेख में लिखा है वो किसी काम का नहीं है आपके लिए। अगला है गेटिंग GST राइट। तो इसमें इनका जो मुद्दा है वो बिल्कुल GST से अलग है। GST का बहुत छोटा सा मुद्दा है, इनका मुद्दा है दरअसल पे सैनिटरी पैड पर। तो सैनिटरी पैड क्या होते हैं, दरअसल पे स्त्रियां अपनी माहवारी के समय जिस सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं, तो उस पर सरकार ने क्या किया है, उस पर 12% का GST टैक्स लगा दिया है। हालांकि इन्होंने जो अपने आर्टिकल के बारे में लिखा है 12 से 14%, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये मार्च की बात है जब GST नहीं था। तो उस वक्त क्या था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें हुआ करती थी। तो उसके पीछे वजह क्या थी, सभी के अपने अपने अलग अलग टैक्सेस थे। अभी शायद इसको 12% वाले कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो ये कहना है लेखिका का कि इसको 12% कैटेगरी में डालना गलत है, क्योंकि इससे इसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी और गरीब जो हैं तो इस तक अपनी पहुंच नहीं बना सकेंगे। इसलिए इसको 5% की कैटेगरी पर लाना चाहिए, ऐसा इनका अपना एक सुझाव है। तो दरअसल पे सैनिटरी पैड की क्या आवश्यकताएं हैं, तो वो आपको जानना चाहिए कि क्या ये भारत जैसे देश में अनिवार्य है, लोगों के लिए आवश्यक है, या कि फिर अभी भी इसको एक लग्जरी माना जाता है। तो इनका एक तरह से यही कहना था कि सैनिटरी पैड लगाने या नहीं लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बहुत सारे विकल्प, अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं जो कि बहुत पहले से भारत में स्त्रियाँ उपयोग करती आई हैं। तो लेखिका का कहना है कि दलील देने वाले यही दलील दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अब भविष्य में जो स्त्रियों का स्वास्थ्य है तो उसको बेहतर बनाने के लिए जो सैनिटरी पैड है तो वो आवश्यक होगा। और
ये कहा गया है कि हालांकि पूरा यहाँ पे विस्तार से नहीं बताया उन्होंने, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो सैनिटरी पैड होता है तो उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो जल्दी सूख जाती हैं, जिसकी वजह से जो कंटेमिनेशन या इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण होने की संभावना होती है वो न्यूनतम होती है। ठीक। और इसके अलावा क्या होता है कि सैनिटरी पैड ना होने की वजह से बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो स्कूल जाती हैं, खासकर गांव के सरकारी स्कूल वगैरह में, तो वहाँ पर जब उनको वो रक्तस्राव होता है तो उस वक्त उनके पास जो सैनिटरी पैड नहीं होने की वजह से उनको कपड़ा बदलने के लिए वापस जाना पड़ता है घर। तो क्योंकि जो गांव के स्कूल होते हैं वहाँ बाथरूम वगैरह कोई सुविधा नहीं होती है, तो ऐसी स्थितियों में ये लड़कियाँ जो होती हैं तो स्कूल ही छोड़ देती हैं कि सोचती हैं कि ये सब लोग देखेंगे फिर क्या सोचेंगे इत्यादि। क्योंकि भारत में एक ये सोशल स्टिग्मा है, यानी कि एक तरह से सामाजिक घृणात्मक तौर से रूप से देखा जाता है, उसको प्राकृतिक तौर पे नहीं लिया जाता है, क्योंकि भारत में लोगों की मानसिकता अभी उस स्तर पे नहीं पहुंची है। तो इस वजह से ये कहना है लेखिका का यहाँ पर, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, कि देश में बहुत सी लड़कियों को इसी वजह से अपना स्कूल छोड़ना पड़ जाता है, ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनको स्कूल में लोग इस तरीके से अक्सर अपनी क्लास के बाहर जाते देखें। तो उनका कहना है कि अगर सैनिटरी पैड हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो रक्तस्राव को तुरंत सोख सकता है और स्त्रियों को उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है काफ़ी लंबे वक्त तक, यानी सुबह से शाम तक। तो अगला यहाँ पर जो उन्होंने दिया है एक दलील, उन्होंने एक दलील ये दिया है कि कुछ राज्यों ने अपने यहाँ ये कोशिश की है कि जो स्कूल जाने वाली कन्याएं हैं तो उनको सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं। कुछ राज्यों ने की है, ठीक, सभी ने नहीं की है, लेकिन उनको भी इनका ये कहना है कि अगर आप उन लड़कियों को दे रहे हैं सैनिटरी पैड तो वो बहुत ही कम मात्रा में लड़कियां हैं पूरे समाज की, क्योंकि आप ये जानते हैं कि भारत देश में गिनी चुनी लड़कियां ही स्कूल जा पाती हैं ज़्यादा उम्र तक, यानी कि जो उनकी उम्र होती है 12-13 की उम्र तक, तो माना जाता है कि बहुत सारी लड़कियां उसके बाद स्कूल छोड़ देती हैं। तो यहीं से जब उनका मासिक स्राव शुरू होता है तो ये कहना है लेखिका का कि दरअसल पे गिनी चुनी संख्या में लड़कियां तो स्कूल ही जा रही हैं, खासकर उन गिने चुने राज्यों में। ज़्यादातर लड़कियां तो घर में बैठी हुई हैं। तो अगर आप उपलब्ध करा भी देते हैं स्कूल जाने वाली लड़कियों को सैनिटरी पैड, तो आप बाकियों को नहीं उपलब्ध करवा रहे हैं। ज़्यादातर जो बड़ी जनसंख्या है लड़कियों की, आप उनको छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है कि आप कुछ योजना बनाएं जिससे कि उन लड़कियों को भी शामिल किया जा सके जो स्कूल नहीं जाती हैं, लेकिन वो भी उम्र के उसी पड़ाव पर हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात उनकी ये थी, उनका ये कहना था कि एक तरफ जब भारत सरकार ये देख रही है कि देश में कोई भी उद्योग अब सरकार नहीं चला सकती है, इसलिए लगातार हर चीज़ का विनिवेश किया जा रहा है, तो सरकार ये क्यों सोच रही है कि जो सैनिटरी पैड का जो उद्योग है तो वो या तो खुद लगा करके लोगों में वो बांटेगी या कि फिर वो खरीद करके सब्सिडी में बांटेगी। ठीक, ये कहना है लेखिका का, ना तो आप सब्सिडी देकर बांटिए, ना ही आप अपना उसका कोई एक उद्योग लगा करके लोगों को बांटिए। बेहतर आपके लिए यही होगा सबसे ज़्यादा कि आप इस पर टैक्स कम कीजिए, ताकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो जो बनाती हैं सैनिटरी पैड वो कम कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और लेखिका का ये कहना है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपसे 100 गुना ज़्यादा प्रयास करती हैं, और आपके जो अधिकारी वगैरह हैं तो वो आज तक कोई भी पॉलिसी को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को, वितरण प्रोग्राम को सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं तो उनके लोग बहुत तेज़ी से हर जगह पहुंचकर अपने ग्राहकों को वो चीज़ उपलब्ध कराते हैं। तो अगर आप कीमतें कम कर दें, यानी कि अगर आप टैक्स उसमें से हटा लें या उसको बहुत कम रखें, तो प्राइवेट कंपनियां जो बनाती हैं पैड्स तो वो बड़ी आसानी से वहाँ तक पहुँचा देंगी। ठीक, तो कुल मिला के ये था इसका मुद्दा। इसका जीएसटी से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, जीएसटी का सिर्फ इतना लेना देना था कि उसकी जीएसटी की ये 12% की श्रेणी में रख दिया गया है, जिसको कि ये कम करवाना चाहती हैं। जो अगला लेख है तो भारत चीन से संबंधित है, जिसके बारे में हमने अभी बातचीत की थी, कल की थी या परसों की थी, याद नहीं आ रहा। तो वही बात फिर से यहाँ पे लगभग दोहराई गई है। तो यहाँ पे शिवशंकर मेनन जो भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, तो उनसे एक इंटरव्यू लिया गया। तो एक दो प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, उनसे क्या प्रश्न पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया। तो ये पूछा गया कि यू हैव बीन एम्बेसडर टू चाइना, फॉरेन सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन बॉर्डर टॉक्स, हाउ सीरियस इज द सिचुएशन इन डोकलाम। यानी कि आप इतना कुछ रहे हैं, जो कि लिखा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान में डोकलाम की परिस्थितियाँ कितनी ज़्यादा गंभीर हैं।
तो इन्होंने अपना एक जवाब दिया। तो इन्होंने कहा कि आई थिंक इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस सच ओकेशंस, यानी कि मेरे ख्याल से इस बार ये पुरानी परिस्थितियों से ज़रा सा भिन्न है। उन्होंने ये कहा कि जो पिछली सबसे बुरी स्थिति आई थी, गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, वो देप्सांग में 2013 में हुई थी और उसके बाद चुमार में 2014 में उत्पन्न हुई थी, जिसमें कि भारत चीन आमने सामने थे। लेकिन उनका ये कहना है कि बट बेसिकली यू कुड से दैट सिंस द 1980s वी हैव हैड मोडस विवेंडी विद द चाइनीज़, यानी कि 1980 के दशक से हमारे और चीनियों के बीच में एक मोडस विवेंडी रहा है। मोडस विवेंडी ये होता है कि जब दो पक्षों में कोई झगड़ा हो तो दोनों पक्ष अपने झगड़ों को निपटाने के लिए एक काम चलाऊ रूप से रास्ता निकाल लेते हैं, छोटी मोटी एक संधि टाइप कर लेते हैं कि उसमें उनके बीच का झगड़ा जो रहता है तो उस वक्त के लिए, खास वक्त के लिए रुका रहता है। तो उसे ही कहते हैं मोडस विवेंडी, यानी कि झगड़े को निपटाने के लिए काम चलाऊ समझौता। तो इनका कहना है कि एक ऐसा ही मोडस विवेंडी जो है तो 1980 से भारत और चाइना के बीच में है एंड इट वाज फॉर्मलाइज्ड ड्यूरिंग द राजीव गांधी विजिट इन 1988, और इसको बनाया गया था 1988 में, राजीव गांधी की 1988 में जो चीन में विजिट हुई थी। और उसके बाद ये लिखा है एंड देन ड्यूरिंग द बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ट्रीटी ऑफ 1993। इसके अलावा भारत और चीन के बीच बॉर्डर पीस और ट्रैंक्विलिटी ट्रीटी हुई थी 1993 में, वहाँ पे भी ये मोडस विवेंडीज बनाई गई थी। आगे लिखा है कि विच कंटेंट बोथ साइड द मेंटेनिंग द स्टेटस को एंड वेयर दे हैड डाउट्स अबाउट अ पार्ट ऑफ बाउंड्री दे वुड एक्चुअली सिट डाउन एंड टॉक देयर वे थ्रू द प्रॉब्लम, यानी कि इस मोडस विवेंडी में ये लिखा गया है कि दोनों तरफ से स्टेटस को मेंटेन रखा जाएगा। स्टेटस को मतलब का होता है यथा स्थिति, यानी कि जो स्थिति अभी है उसको वैसा ही बरकरार रखा जाएगा, और जहाँ कहीं भी बाउंड्री को, देश की सीमा को लेकर के डाउट है, संशय है, तो वहाँ पे दोनों मिल करके बैठेंगे और अपने अपने तरीके से अपने अपने विचार को सामने रखेंगे। एंड दैट हैज़ हेल्प्ड कीप दिस मोर एंड लेस पीसफुल फॉर मैनी ईयर्स, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है तो इसने लंबे वक्त तक, कई सालों तक दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखी थी, यानी कि ये मोडस विवेंडी जो थी तो काफ़ी सफल रही है अभी तक। तो एक तरह से लेखक का मानना है कि शायद ये मोडस विवेंडी आगे भी कुछ काम कर जाए, और कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद अब ये काम नहीं करेगी। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ डिफरेंट दिस टाइम, यानी कि इस बार क्या थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा कि ये मोडस विवेंडी इस बार इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि 3 कारण हैं इसके। तो लिखा है कि जो पहला कारण है, इट इज़ हैपनिंग नियर द वेस्टर्न ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, भूटान एंड चाइना, यानी कि ये भारत, भूटान और चीन के एक ट्राई जंक्शन पर है, ऐसे बिंदु पर है जहाँ तीनों की सीमाएँ आकर के मिलती हैं। सो इट इन्वॉल्व द 3 कंट्रीज, इसलिए यहाँ पर 3 देश जो हैं इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। एंड दैट इज़ अ ट्राई जंक्शन एरिया वेयर इन प्रिंसिपल ऑल 3 कंट्रीज हैव टू एग्री ऑन द पोस्ट्स, यानी कि ये एक ऐसा ट्राई जंक्शन इलाका है जहाँ पर कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो तीनों ही देशों को अपनी अपनी स्थितियों पे होना चाहिए, यानी कि एक समझौता होना चाहिए तीनों देशों के बीच अपनी अपनी सीमाओं का, कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे और हम यहाँ पे कोई ऐसी एग्रेसिव वारदात नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि क्या है कि वहाँ पे बॉर्डर पूरी तरीके से अच्छे से डिफाइन नहीं है, वहाँ पे भूटान अपना एक दावा करता है इलाके पे जिसको कि चीन नहीं मानता है, ठीक। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ले करके एक कन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर लिखा है टू इट रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन द स्टेटस को एंड द कंसिडरेबल चेंज बिकॉज टू बिल्ड अ रोड रिप्रेजेंट्स अ परमानेंट प्रेजेंस, यानी कि यहाँ पर एक जो नई प्रवृत्ति दिख रही है वो ये है कि चीनी अब इस इलाके में एक रोड बनाना चाहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये यहाँ पर अब एक स्थायी उपस्थिति को दर्ज कराना चाहते हैं, यानी कि अब ये यहाँ पे आकर के टिक जाएंगे और यहाँ से नहीं हटेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ये भविष्य में तनाव बनाने वाली बात रहेगी, क्योंकि बीच में जो एक बफर जोन होता है तो वो एक तरीके से समाप्त हो जाएगा। जब बफर जोन समाप्त हो जाता है तो झगड़े आपस में बढ़ने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उनका यही कहना है कि चूंकि चीन स्टेटस को चेंज करना चाहता है, यानी कि जो यथास्थिति अभी तक चली आई है कि ना वहाँ पे आप होंगे ना हम होंगे, यानी कि हम भी उस इलाके से दूर रहेंगे और आप भी उस इलाके से दूर रहेंगे, तो इलाका बफर जोन रहेगा, उस स्टेटस को से अब चीन हट रहा है और वो वहाँ पर अपनी एक परमानेंट उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, जिससे कि परमानेंटली एक तनाव बना रहे। अगला है 3, आई कॉन्ट रिकॉल दिस काइंड ऑफ रेटोरिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि ये कहना है इनका
कि मैं इस बात को याद नहीं कर पाता हूँ, यानी कि मेरे टाइम में कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जहाँ पे इतनी ज़्यादा भाषणबाजी चीनी प्रवक्ताओं द्वारा की गई हो किसी भी बॉर्डर की इशू को लेकर के। क्योंकि अभी जो भाषणबाजी या बयानबाजी की जा रही है चीनी प्रवक्ताओं के द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है, और उनको उस तरीके से वैसे बात नहीं करनी चाहिए। और अगर वो ऐसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके जो निहितार्थ हैं वो अब थोड़े से बदल गए हैं, वो स्टेटस को की बजाय वो कुछ वहाँ पे और ही चाहते हैं। तो वो किस लिए वहाँ पे भारत को घेरना चाहते हैं, तो उस पर बेहतर होगा कि भारत और चीन आपस में मिलकर बैठ करके इस बात को डिसाइड करें कि आप आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न उनसे यही किया गया था कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये आपस में बैठ करके ही डिस्कस कर लेने लायक होगा कि इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि अगर हवाबाजी की जाएगी कि इस तरीके से इस वजह से हो रहा है, उस वजह से हो रहा है, तो इससे दोनों देशों के बीच जो संशय है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कहना है कि बेहतर है कि आप आपस में बात कर लें। ठीक, तो यही कुल मिला के इनका कहना था। और इन्होंने जो कहा, द ओनली वे टू डील विद द चाइनीज़ डायरेक्टली, यानी कि चीन के साथ जो सौदा करने का यानी बातचीत करने का तरीका है वो यही है कि सीधे चीन से बात करो। ठीक, बजाय कि किसी तीसरे देश से होकर के या कि कुछ ऐसी गतिविधियां दिखा करके, जैसे मालाबार ऑपरेशन है, ये सब इनके माध्यम से बातचीत होना कोई उचित चीज़ नहीं है। आप सीधे जाइए वहाँ पर डायरेक्टली बात कीजिए कि आप क्यों यहाँ पर इस तरीके की इंटरवेंशन कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए दो तरीके से बातचीत होती है। एक तो डायरेक्ट बातचीत में पहला हिस्सा होता है डिप्लोमेटिक, और जब डिप्लोमेटिक हिस्सा फेल हो जाता है तो फिर मिलिट्री शुरू होता है। तो आप सभी जानते हैं कि सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि युद्ध ना होने पाए। तो सब के सब अपने जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, वो डिप्लोमेटिकली ही, कूटनीतिक तरीके से ही हल करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से जो आज का पूरा विश्लेषण था, एनालिसिस था, यहाँ पे समाप्त होता है। इसके आगे के जो प्रश्न हैं इनसे तो उन प्रश्नों का कोई भी मूल्य नहीं है, बेकार के प्रश्न हैं बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है किसी भी प्रश्न का सही तरीके से। ठीक, तो ये खुद भी वो सब कुछ नहीं कहना चाहते हैं जो कि इनसे वो संवाददाता या इंटरव्यू लेने वाला कहलवाना चाहता था। यानी कि वो इनसे ये कहलवाना चाहता होगा शायद कि चीन इस वजह से ये कर रहा है। लेकिन मैंने आपको जितना बताया, इन्होंने स्पष्ट रूप से सिर्फ इतनी ही बात कही। आगे इन्होंने कहा कि सब कुछ जो लोग कह रहे हैं वो बकवास है, मैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता कि क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, तो इस प्रकार से पूरा आज का विश्लेषण समाप्त होता है। आखिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मदर्स एज मॉनिटर्स, यानी कि निगरानी के तौर पे माएँ। तो ये कोई ख़ास आर्टिकल नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो मिड डे मील है तो उसको किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि मिड डे मील में धांधलियाँ होती हैं, गंदा खाना बच्चों को खिलाया जाता है, ये सब होता है। तो ये कहना है कि बिहार के बेतिया में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था और उसमें ये कहा गया था कि जो बच्चों की माएँ होंगी तो वो आकर के उस मिड डे मील पे नज़र रखेंगी जो उनके बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। तो अगर उसमें किसी भी प्रकार की विसंगति है, गड़बड़ी है, तो उसको देख करके तुरंत उसको रोकेंगी। और इससे क्या होगा कि माँओं की जब निगरानी आ जाएगी तो फिर बच्चों के लिए गंदा खाना कोई नहीं बना सकेगा। क्योंकि कई बार आपने देखा भी होगा कि मिड डे मील के खाने खा के बच्चे बीमार हुए, मर गए वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। और ख़ासकर जो देश में कुपोषण है तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और मिड डे मील में इतनी धांधलेबाजी चल रही है, जो भोजन उनको दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जाता है, उनका जो मेनू होता है उसके अनुसार कभी भी भोजन नहीं दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर निगरानी के लिए ये कहा गया कि अगर बच्चों की माँओं को ही वहाँ पर बैठा दिया जाए तो फिर कोई धोखेबाजी नहीं कर सकेगा, और अगर कोई करेगा तो तुरंत वो उसकी शिकायत ऊपर अधिकारियों से कर देंगी। तो इसलिए था मदर्स एज मॉनिटर्स। तो उसके अलावा और कुछ नहीं है। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।